नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही अगले हफ्ते का बाजार कैसा रहेगा, अगले हफ्ते आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, इस पर हमारी पूरी नजर होती है। तो आपकी तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही मेरे साथ मेरी पूरी टीम तैयार है, जिसमें कुशल हमें बताएंगे आज के मार्केट का पूरा एक्शन, संदीप बताएंगे आने वाले दिनों में बाजार की चाल कैसी रह सकती है, पूजा हमें बताएंगी कि लोन मोरेटोरियम बढ़ने का एनबीएफसीज के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, ये डिटेल में हमें पूजा समझाएंगी। साथ ही सोमवार को आने वाले एचडीएफसी के नतीजों का क्या अनुमान है, ये भी हम समझेंगे। और मानसी हमें बताएंगी कि अगले हफ्ते बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं। इसके अलावा बाजार और शेयरों पर अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए हमारे साथ होंगे ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। तो ये डिटेल एक बड़ा पैनल हमारे साथ है आपको अलग अलग खबरें बताने के लिए और बाजार का पूरा आउटलुक बताने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज बाजार में पूरे दिन किस तरह का एक्शन रहा है। तो शुरुआती घंटा काफी उतार चढ़ाव भरा रहा मार्केट के लिए, लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलना शुरू हो गया और आखिरकार सेंसेक्स और निफ्टी 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि निफ्टी 9000 का स्तर होल्ड करने में कामयाब रहा। दरअसल ईएमआई मोरेटोरियम समेत जिन राहत का कदमों का ऐलान आरबीआई ने मार्च में किया था, उन्हें 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक करने का फैसला ले लिया गया है। ये फैसला निजी बैंकों और एनबीएफसीज कंपनियों को रास नहीं आया और दोनों ही इंडेक्स अगर हम यहां पर देखें तो 3% तक टूटकर बंद हुए। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरबीआई के ऐलान के बाद बैंक और एनबीएफसीज ने बाजार पर दबाव बनाया। हालांकि जो क्लोजिंग है वो 9050 के आसपास हुई, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बाजारों का कमजोर होना तो आज लगभग तय था, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत थे। विशेषकर हांगकांग के बाजार सुबह से ही अपनी वजहों से, जो वहां पर नेशनल सिक्योरिटी कानून चीन की तरफ से लाने की तैयारी हो रही है, उसके चलते कमजोर थे। उससे एशियाई बाजारों का मूड माहौल बिगड़ा हुआ था। डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे थे। तो पॉलिसी से पहले 10 बजे तक हल्की कमजोरी जो थी वो जायज थी, एक्सपेक्टेड थी। लेकिन पॉलिसी के बाद ब्याज दरों में कटौती के बावजूद बाजार टिक नहीं पाए। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जिस तरह से गवर्नर साहब ने हफ्ते भर पहले ही, क्योंकि 3 से 5 मई को पॉलिसी आनी थी, उससे पहले ही उन्होंने ब्याज दरों में कटौती करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तो बाजार को लगा कि लगता है थोड़ी चिंता की बात है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उन्होंने मोरेटोरियम और बाकी सारी टाइम लिमिट्स जो थी उन्हें 3 महीने के से और बढ़ा दिया। तो हालांकि किया तो अच्छा, लेकिन लोगों को डर ये लग रहा है कि इसका मतलब अभी भी इकोनॉमी को ट्रैक पर आने में, बिजनेसेस को नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण जो था वो ये कि बाजार जब बंद होने के वक्त देख रहे थे तो अमेरिका में कहीं कोई अच्छे संकेत नहीं दिख रहे थे, कमजोरी वाले सेशन के आसार थे। हांगकांग 1200-1300 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ और उसके ऊपर लंबा वीकेंड, 3 दिनों की छुट्टी, यानी कि सोमवार को ईद की वजह से बाजार बंद रहेंगे। तो ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कम करना ठीक समझा और अगले हफ्ते महीने वाली एक्सपायरी है वायदा कारोबार की, तो उस लिहाज से कहीं कोई खास खरीदारी दिखी नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 9000 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, थोड़ा सा नीचे फिसला लेकिन ज्यादा नहीं। 17100 जिस लेवल को हम लगातार कह रहे थे कि बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है, वहीं से सपोर्ट लेकर थोड़ी रिकवर करने की कोशिश की, तो हल्की रिकवरी आई है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से, लेकिन कमजोर तो है ही। अब देखते हैं कि इस कमजोरी वाले सेशन के बाद, 3 दिनों की छुट्टी के बाद क्या कुछ होता है। लेकिन एक चीज साफ है कि बाजारों में ऊपरी लेवल पर टिकने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, और उसकी एक और बड़ी वजह लगातार एफआईएस की बिकवाली भी है। लगभग 7-8 दिन से कंटिन्यूस कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं, जो बाजार पर दबाव बनाए हुए हैं। ये एक जो महत्वपूर्ण बात अनिल सर ने बताई कि
जो बाजार ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि एफआईआईज की बिकवाली मार्केट में लगातार बढ़ रही है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज के कारोबार में कितनी खरीदारी या बिकवाली एफआईआईज की तरफ से और डीआईआईज की तरफ से हुई है। तो ये आंकड़े जरा आप देखिए कि आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1355 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 344 करोड़ के आसपास बिकवाली की है। तो दोनों तरफ से आज बिकवाली का दबाव रहा है मार्केट में। और अब आपको ये बताते हैं कि जो गिरावट हमने मार्केट में देखी, आज की गिरावट में कौन कौन सी ऐसी खबरें रहीं जिसकी भूमिका ज्यादा रही, कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिसकी भूमिका ज्यादा रही। डिटेल बताने के लिए हमारे साथ कुशल गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हैं। कुशल, बताइए। तो 3 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में भारी बिकवाली हमें नजर आई। इनफैक्ट कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था और आरबीआई गवर्नर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने जो 40 बेसिस पॉइंट का कट किया रेपो रेट में, उसके बाद बैंक निफ्टी में एक भारी गिरावट रही और 600 पॉइंट तक लुढ़कता हुआ नजर आया। और ये जो कमजोरी थी ये लगातार पूरे दिन के दौरान जारी रही। यहाँ पर निफ्टी में लूजिंग साइड्स पर डेफिनेटली जितने भी एनबीएफसीज और बैंक्स थे वहां पर दबाव दिखा, पर कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे थे उसमें जी एंटरटेनमेंट टॉप गेनर निकल के आया। करीब 7-8% की तेजी यहां पर रही। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो एनबीएफसीज जो रेपो रेट में कट हुआ उसके बाद इसमें काफी ज्यादा गिरावट रही, क्योंकि 3 महीने के लिए मॉरेटोरियम जो है अवधि उसको भी बढ़ा दिया गया। तो उसका नेगेटिव इंप्लीकेशन तमाम एनबीएफसीज पर भी शायद कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आया। तो इक्विटास होल्डिंग्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जैसे शेयर जो है गिरावट दिखाते हुए नजर आए। वहीं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस को भी अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर 6 से 8% की गिरावट आज के दिन में इमीडिएटली जब रेपो रेट का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद होती हुई नजर आई। इनफैक्ट अगर मैं मेटल्स की भी बात करूं तो यूएस और चीन के बीच जो बढ़ती टेंशन है उसकी वजह से यहाँ पर जो है मुनाफा वसूली देखने को मिली और कहीं ना कहीं निवेशक जो है इन सब स्टॉक से एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही रियल्टी स्पेस लगातार कमजोरी का इंडिकेशंस दिखा रहा है, यहाँ पर बिकवाली नजर आ रही थी। पर 2 स्पेस ऐसे थे जहां पर पॉजिटिविटी रही, जैसे कि आईटी स्पेस, एनआईटी, टेक, इन्फोसिस जैसे शेयरों में 3-3.5% तक का उछाल रहा। और साथ ही फार्मा कंसिस्टेंट डिफेंसिव स्टॉक्स है और यहाँ पर तेजी आज भी इतनी गिरावट वाले बाजार में भी रही। ओके, तो ये खबरें रही और उन खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखा ये आपको कुशल ने बताया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लॉन्ग वीकेंड है, 3 दिन की छुट्टी है, मंगलवार को बाजार खुलेगा। तो मंगलवार को जब बाजार खुलेगा तो बाजार खुलने के बाद मंगलवार के दिन के लिए यानी इंट्राडे के लिए कहां पर आपको लगता है कि ट्रेड करना ठीक रहेगा? बिल्कुल, देखिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज तो ढूंढेंगे ही। वैसे लॉन्ग वीकेंड है तो उसके बाद थोड़ा डर भी लगता है किस तरीके से मार्केट खुलेंगे, और फ्राइडे को इंडियन मार्केट्स बंद रहेंगे और बाहर के मार्केट्स कुछ खुले रहेंगे। और जिस तरीके से कोरोना के केसेस पे नजर बनी हुई है, ऑलरेडी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और चीजें बैक टू नॉर्मल आने की कोशिश की जा रही है और सरकार भी काफी एक्टिवली धीरे धीरे खोल रहे हैं, जैसे कि एयरलाइंस खोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज बैंक्स एंड एनबीएफसीज ने माहौल को खराब किया। सो अगेन मैं मेरा जो ओरिजिनल थीम था, जो मैं शुरुआत से, भले वो मार्च की 27-28 तारीख से ही बात कर रहे हैं, और वो है कि एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, ऑनलाइन रिलेटेड बिजनेसेस जो बंद नहीं हुए इस दौरान, उन्हीं में ही और सेफ्टी में ही फायदा है। और वहां पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज दिखती है। कई स्टॉक्स जो फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग और टेक्निकली भी अच्छे लगते हैं, तो उनमें से एक है ब्रिटानिया, जो कि मैंने इंट्राडे पिक के तौर पे लाया हूं मैं, और 3167 के लगभग ये क्लोज हुआ है। 3230 से लेकर 3250 का टारगेट और 3130 का एक स्टॉप लॉस लगा। ओके, ठीक है, ये तो आपने मंगलवार के लिए ट्रेड बता दिया। लेकिन मई का आखिरी हफ्ता भी होगा, जब अगले हफ्ते ट्रेड शुरू होगा, तो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से आपको क्या लगता है कहां पर ट्रेड करना चाहिए नेक्स्ट वीक? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लास्ट वीक है, काफी क्रूशियल वीक है। मई महीना जो कि सबसे डेंजरस महीना माना जाता है साल भर में, जैसा कि अनिल जी भी हमेशा कहते हैं
कि सेल इन मे एंड गो अवे, तो मेरा भी यही नारा था कि व्हेन इन मे स्टे अवे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस महीने में बहुत कॉशियसली काम करना चाहिए, और ये महीना खराब ही गया और जी बिजनेस के व्यूअर्स को तो काफी फायदा मिला कि लेना नहीं है और अननेसेसरली काफी वॉलेटिलिटी देखी। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो एफएमसीजी, फार्मा, आईटी, ये जो थीम है इसके साथ मैं स्टिक करूंगा। और टेक महिंद्रा एज कंपेयर टू पियर्स ये थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, डाउनसाइड रिस्क मुझे कम दिखती है, हालांकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, बट फिर भी बाइंग की राय है। और 529 के लगभग आज क्लोज हुआ है, 545 से लेकर 550 का टारगेट, 520 का स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया लगता है, सेक्टर भी बढ़िया लगता है, और मार्केट कहीं भी थोड़ा भी पॉजिटिव रहेगा तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर जाएगा। सो पोजिशनल पिक के तौर पे टेक महिंद्रा। ओके, तो आपको इंट्राडे की पिक मिल गई है, पोजिशनल पिक मिल गई है, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ मिलना बाकी है। आगे आपको लॉन्ग टर्म की पिक मिलेगी, ऑप्शन का ट्रेड मिलेगा, और इंडेक्स की क्या चाल होगी मंगलवार को, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं एक बेहद खास रिसर्च ये है कि आगे बाजार की चाल आखिर रहेगी कैसे। जितनी खबरें आ रही हैं कोरोना को लेकर और इकोनॉमी को लेकर, इन सब के बीच मार्केट में आगे तेजी रहेगी या मंदी रहेगी, बाजार पर बुल हावी रहेगा या फिर बियर के पास चाबी रहेगी। ये डिटेल रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, बताइए। देखिए, बाजार में कश्मकश वाला माहौल है और आप देखिए दोनों तरफ के सौदे होते हुए दिख रहे हैं। बुल्स और बियर्स की आप देखिए एक बड़ी जंग होती हुई दिख रही है, लेकिन जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं बियर्स का भारी नजर आ रहा है। पहले मैं आपको उन्हीं के पॉइंटर्स बताता हूं। देखिए, पहली बात, आरबीआई गवर्नर ने 3 महीने के लिए मॉरिटोरियम बढ़ा दिया। अब दिक्कत की बात तो ये है कि जिन बैंक्स को, एनबीएफसीज को मॉरिटोरियम देना है, उनके क्या हालात होते हुए दिखेंगे, और आपने देखा भी शुक्रवार को किस तरह से वहां पे भारी मार पड़ती हुई दिखी। दूसरी बात है, ग्लोबल चिंताएं बढ़ रही हैं। यूएस चीन के बीच में जिस तरह से चिंताएं बढ़ रही हैं, चाहे वो पहले ट्रेड वॉर की बात थी, कोरोना को लेकर थी, अब हांगकांग को लेकर जो इशूज आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी रहेंगी। उसका भी इम्पैक्ट आप मार्केट्स पे देखेंगे। एफआईज लगातार बेच रहे हैं, 8 दिन से कैश में उनकी बिकवाली होती हुई दिख रही है। कोरोना के जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, पीक आउट ही नहीं हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट्स में जरूर देखने को मिलेगा। और 3 दिन का लंबा वीकेंड है, तो उससे पहले कहीं ना कहीं जो लॉन्ग पोजीशंस हैं, जो तेजी के पोजीशंस हैं, वो अनवाइंड होती हुई दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बियर्स हैं, जो मंदी करने वाले हैं, उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब जो बुल्स हैं, तेजी करने वाले, उनके लिए क्या है, रेपो रेट में कमी हो गई, करीब आधे % के आसपास और कट गया, तो बैंकों के पास और बैंडविड्थ होगी अपने लोन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इकोनॉमी को कहीं ना कहीं सहारा मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन कब तक आएगा कहना मुश्किल है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ एक लोग कह रहे हैं कि कोरोना से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं वो बाजार में डिस्काउंटेड है, बाजार पहले से इस चीज़ को पचा चुका है, और इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि लॉकडाउन से राहत मिलनी शुरू हो गई है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने खोलना शुरू कर दिया है। कच्चा तेल वैसे ही नीचे आ रहा है, हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होता हुआ दिखेगा, और उसके साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत को लेकर अनाउंसमेंट हुए थे, उसमें इंडिजीनियस जो स्वदेशी चीज़ें हैं उसके ऊपर काफ़ी फोकस होगा। तो हमारा CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, हमारा रुपया मजबूत होता हुआ दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं तेज़ी वाले जो लोग हैं, जो तेज़ी करने वाला तबका है, वो उनके लिए ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो वो ध्यान में रख रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मंदी करने वालों का बियर्स का पलड़ा भारी है। ओके, तो ये आपको डिटेल में संदीप ने बताया कि आगे पलड़ा किसका भारी रहने वाला है, बुल हावी या बियर के पास चाबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चौंकाने वाली खबर हम आपको बताने वाले हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज रिपेमेंट खतरे में पड़ सकता है। क्यों, ये बता रही हैं आपको पूजा। बताइए पूजा। जी, आज जो अनाउंसमेंट की आरबीआई ने, मॉरेटोरियम को वो 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर सकती है, यानी कि 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर सकती है। इससे बैंक को तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और हम लगातार बात भी कर रहे थे कि उनको प्रोविजनिंग काफी करनी पड़ सकती है, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत अब एनबीएफसीज के सामने खड़ी हो सकती है। और माना जा रहा है कि माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो, यहाँ से उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, और 2 लाख करोड़ के लोन रिपेमेंट खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉरेटोरियम दिया गया है, अब हो सकता है कि काफी लोग इसको अवेल करें, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में एनबीएफसी जिनको लोन देती है उसमें ज्यादातर लघु उद्योग है, जो छोटे कारोबारी है वो होते हैं। तो अब उनको दिक्कत हो रही है काम करने में, काफी लोगों को रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, उनको आय नहीं मिल रही, उनकी कोई इनकम नहीं है, इस वजह से वो ये लोन रीपे भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो एक्सटेंड हो चुका है 31 अगस्त तक, दिक्कत बढ़ेगी एनबीएफसी को, क्योंकि उनको भी रीपेमेंट मिलने में दिक्कतें होंगी।
और प्लस अभी भी यही सिचुएशन है कि बैंक से उनको मोरेटोरियम के फ्रंट पर राहत नहीं मिल रही, यानी कि बैंक्स अभी भी हिचकिचा रहे हैं एनबीएफसीज को राहत देने में। तो एक तरफ एनबीएफसीज को कोई रिलीफ नहीं है, दूसरी तरफ उनको यहाँ पर जो जितने भी उनके ग्राहक हैं उनको ये मोरेटोरियम का जो फायदा है वो देना पड़ेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो माना जा रहा है कि इनके लिए एसेट लायबिलिटी मिसमैच की भी समस्या खड़ी होगी, लिक्विडिटी की भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लॉकडाउन बढ़ चुका है तो इनके जो बेहतर मैनेज्ड जो कंपनियां हैं उनको भी रिवाइवल होने में करीब 6 से 9 महीने का टाइम लग सकता है, और माना यही जा रहा है कि करीब 2 लाख करोड़ के जो लोन है उनको रीपेमेंट करने में खतरे में आ सकते हैं। ओके, तो ये डिटेल में आपको पूजा ने समझाया कि क्यों 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का रिपेमेंट खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अब बात करेंगे रिजल्ट की, और सोमवार को एचडीएफसी के नतीजे आएंगे। कैसे रह सकते हैं नतीजे, मुनाफा क्या रह सकता है, आय कितनी हो सकती है, ये डिटेल जानकारी के साथ पूजा हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा बताइए। जी, इस बार ब्याज से आय में हमारा अनुमान है कि 6.8% की ग्रोथ रहेगी, मुनाफे में 27% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एचडीएफसी लिमिटेड के केस में जो ग्रोथ रहेगी, मुनाफे में इतना बड़ा 2 वजह है। पहला तो यह है कि इस बार एचडीएफसी बैंक की तरफ से कोई डिविडेंड आय इनको नहीं होगी, जिससे हम देते थे कि अमूमन उससे सहारा मिलता था। और दूसरी वजह यह है कि कोविड-19 के चलते उनको एक बड़ी प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है, करीब 1000 से 1100 करोड़ की प्रोविजनिंग यहाँ पर कंपनी को करनी पड़ सकती है। तो उसका एक बड़ा असर मुनाफे पर देखने को मिलेगा। जो थोड़ा बहुत सहारा है वो ग्रुप फाइनेंस के हिस्सा बिक्री से मुनाफे को सहारा मिल सकता है। जनवरी में देखा था स्टेक सेल हुआ था एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से, तो उससे थोड़ा बहुत सहारा जरूर मिलेगा। लेकिन ओवरऑल ये जो क्वार्टर रहेगा ये धीमी ग्रोथ ही देखने का अनुमान है। प्रोविजनल आंकड़े भी जो हमने देखे थे थोड़े वीकर साइड पे इस बार देखे गए थे। इसके अलावा कमेंट्री क्या आती है मैनेजमेंट की तरफ से, ये काफी इंपॉर्टेंट होगी देखनी। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए इनकी बुक्स को लेकर किस तरह की कमेंट्री निकल कर आती है और कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती है एचडीएफसी लिमिटेड के सामने, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। संदीप जी, जो अभी पूजा ने बताया एचडीएफसी के नतीजे कैसे रह सकते हैं, इस अनुमान को देखते हुए आपका नजरिया क्या बन रहा है इसके ऊपर, बिल्कुल संक्षेप में। देखिए, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट तो फिर भी मैनेज कर लेंगे, बट आने वाले जो क्वार्टर है, क्योंकि प्योरली जो लॉकडाउन था वो इसी दौरान था और मोराटोरियम वगैरह का जो इम्पैक्ट आएगा इस क्वार्टर में ज्यादा दिखेगा। बट फिर भी मुझे समाव अगर पूरे एनबीएफसी स्पेस और पूरे फाइनेंशियल बैंक्स इन एनबीएफसीज और एचएफसीज में बात की जाए तो एक ही कंपनी में कन्विक्शन आता हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड। बाकी ठीक है, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक्स में है, बट इसमें काफी कन्विक्शन आता है। और यहाँ पे एसेट क्वालिटी पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ आई तो बाकी लोगों की तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। क्योंकि सबसे बढ़िया अगर किसी की लोन बुक की क्वालिटी है तो वो एचडीएफसी की है, और वो भी आप होम लोन कर रहे हो और होम लोन में भी एकदम बेस्ट क्वालिटी को दे रहे हो आप, जो सबसे अच्छे सिविल स्कोर वाले जो लोग होते हैं उनको देते हो। वहां पे बहुत कॉशियसली देते हैं और बहुत अच्छा इनका ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज है। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, एक बार कमेंट्री पे बहुत नजरें बनी रहेगी और किस तरीके से मैनेजमेंट अपने आगे की गाइडेंस देता है वो देखना जरूरी है। मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे और पैनिक ना करें। नीचे भी आ सकता है ये स्टॉक, तो कहीं ना कहीं बाद में देखेंगे, वेट एंड वॉच करके अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे एंट्री करने की। ठीक है, और अब वक्त है ये जानने का कि अगले हफ्ते बाजार की चाल क्या होगी, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल सर, लंबे वीकेंड के बाद अगले हफ्ते 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन होगा, क्या फिर से नजर डाउ पर ही होगी या रिजल्ट के एक्शन पर भी चाल तय होगी? जब 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद हम मंगलवार को ट्रेड के लिए लौटेंगे तो सबसे ज़्यादा अहमियत तो होगी दुनिया भर के बाजारों के संकेतों की, क्योंकि चीन, हांगकांग और अमेरिका का ट्रायंगल ये किस तरह की खबरें देता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीन और हांगकांग के बीच में तनाव चल रहा है, अमेरिका उसमें बीच में कूदने की कोशिश कर रहा है, तो किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं उस पर नजर रहेगी। अमेरिका के मार्केट किस तरह से आज रात ट्रेड करते हैं और सोमवार को वो भी अहम ट्रिगर होगा, और मंगलवार सुबह सुबह उनके फ्यूचर्स और दुनिया भर के बाजारों किस तरह से ट्रेड करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हमारे बाजार अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हुए हैं, तो हो सकता है अगर आपको अच्छे संकेत मिले तो एक रिकवरी बन जाए। लेकिन नतीजों के लिहाज से सोमवार को एचडीएफसी लिमिटेड बाजार के इस दिग्गज के रिजल्ट्स आएंगे, उस पर नजर आएगी, और मंगलवार से तो फिर नतीजों की लंबी लिस्ट है। लेकिन एफआईज के
आंकड़े और साथ ही वायदा कारोबार के संकेत, ये वो ट्रिगर हैं जो अगले हफ्ते के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि एफआईज कैश मार्केट में लगातार बिकवाली कर रहे हैं और अगले हफ्ते वायदा कारोबार के लिहाज से वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी है और 3 ही दिन बचेंगे आपको, क्योंकि मंगलवार को आप ट्रेड पर आएंगे। तो उस लिहाज से ढेर सारे ट्रिगर्स आपके पास होंगे मंगलवार के दिन। जहाँ तक रेंज का सवाल है, नीचे 8,800 8,900 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है। ऊपरी स्तरों पर 9,200 के पार निकलने के बाद थोड़ी और बेहतर तेजी की आप उम्मीद कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 16,800 17,100 मजबूत सपोर्ट जोन अब बचा है। ऊपरी स्तरों पर अब बैंक निफ्टी 18,000 18,200 की रेंज में थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाएगा, रुकेगा। तो इस रेंज को आपको मंगलवार के दिन देखना है। तो ढेर सारे संकेतों के बीच में फिर मंगलवार सुबह आपके लिए मार्केट का विश्लेषण करेंगे, लेकिन ये बात पक्का है, भले ही लंबा वीकेंड है लेकिन एक्शन भरपूर रहने वाला है मंगलवार के सत्र में। बहुत शुक्रिया सर आपका अगले हफ्ते के लिए बाजार पर ये रणनीति बताने के लिए। संदीप जी, अब सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए कहां पर निवेश किया जाए? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक है विनाती ऑर्गेनिक्स। मैंने पहले भी ये स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है और इस बार काफी दिनों से नहीं किया और बहुत बढ़िया लेवल पे है, क्योंकि देखिए फंडामेंटली तो स्टॉक अच्छा होना ही है और टेक्निकली भी अच्छे लेवल्स पे आ जाए, अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ जाए और कंसोलिडेटेड लेवल्स पे हो, क्योंकि ऐसा मार्केट है। इसमें अगेन जो मेरी थीम है एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, ऑनलाइन, स्पेशलिटी केमिकल्स, इस महीने मैंने काफी सारे स्पेशलिटी केमिकल्स के स्टॉक रेकमेंड किए और उनमें से एक बहुत ही अच्छा ये स्टॉक है विनाती ऑर्गेनिक्स। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल करीब 46%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 31%, जीरो डेट कंपनी है और पेग रेशियो, प्राइस पीई ग्रोथ रेशियो 1 का है और पिछले अगर 3 साल में अगर सेल्स की ग्रोथ देखें तो 21% की कैगर है, नेट प्रॉफिट की 30% की कैगर है और वर्ल्ड का सबसे बड़े प्लेयर्स में से आते हैं 2 प्रोडक्ट्स में ये, और एटीबीएस बोलते हैं जिसको, और एक बेंजीन जो प्रोडक्ट है उसमें। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल लिया जाए 1150 के टारगेट के लिए। जी ठीक है, चलिए ये लॉन्ग टर्म की पिक आपके। लेकिन अब अगले हफ्ते आपको ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद उत्तेकर जी। सर बहुत स्वागत है आपका। कहां पर होंगे कमाई के मौके मंगलवार को ऑप्शन के जरिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय, यहाँ पर निफ्टी एंड एक स्टॉक ऑप्शन में देना चाहूंगा। निफ्टी का अगर हम दायरा देखें तो क्लियरली 8800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट देखा गया था इस हफ्ते, एंड जिस तरीके से रिकवरी हुई है 8900 9000 के आसपास निफ्टी ने काफी अच्छा समय बिताया है। बट डायरेक्शनल मोमेंटम के लिहाज से 9200 9230 ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर अगर बाजार सस्टेन कर देता है तो काफी बड़ी या अच्छी एक डायरेक्शनल मोमेंटम मिल सकता है बाजार में अगले हफ्ते के लिए। बट सिंस एक ट्रंकेटेड वीक है एंड रोल ओवर्स का प्रेशर जरूर होगा, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बायस थोड़ा सा पॉजिटिव ही रखना चाहिए। मैं ऑप्शन के थ्रू ये पर्टिकुलर ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, मैं ये फ्यूचर्स में डिप्लॉय करने की सलाह दे रहा हूँ कि अगर आपको निफ्टी में एक ट्रेड लेना है तो वो बायस आपको पॉजिटिव रखना है। 8880 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में खरीदारी करनी है। 9000 के आसपास की आपको खरीदारी करनी चाहिए एक छोटे से डिक्लाइन पे, एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए टारगेट होगा अराउंड 90 to 30 का। ये जो ब्रेकआउट लेवल है वहां पर मुझे लग रहा है एक बार वापस आपको पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। बट स्टांस मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते के लिए शुरुआती दौर में थोड़ा सा पॉजिटिव रखने में कोई हर्ज नहीं है। 8880 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बायस रखिए 90 to 30 के टारगेट के लिए निफ्टी में। एंड जो ऑप्शन का ट्रेड मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो टेक महिंद्रा ही है। इनफैक्ट जिस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक 500-510 के आसपास सपोर्ट बना था, एक काफी हैवी कॉल राइटिंग पोजीशन थी अराउंड 530 के आसपास, और जिस इंटेंसिटी से ये पर्टिकुलर लेवल वापस आज ब्रेक हुआ है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन आ सकता है अगले हफ्ते में। अराउंड 545-550 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर मूव में पार्टिसिपेट करना है 530 के कॉल ऑप्शन वाया, जो लगभग 7 से 6 रुपए के रेंज में आपको खरीदना है। 2.5 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टारगेट ऑफ अराउंड 18 मुझे लग रहा है अगले हफ्ते के एंड तक आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन रखनी है टेक महिंद्रा में। ठीक है। अब आपको बताते हैं कि बाजार के लिए अगले हफ्ते सिर्फ 4 ट्रेडिंग सत्र रहेंगे, लेकिन ट्रिगर कौन से होंगे और कितने अहम होंगे ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ी हैं। मानसी बताइए।
जी बिल्कुल, अगले हफ्ते कई सारे नतीजे हैं जो कि आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वंस की अगर मैं बात करूं, एचडीएफसी लिमिटेड, बाटा, टोरेंट फार्मा, मैक्स फाइनेंशियल, डाबर, सन फार्मा, उज्जीवन फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ल्यूपिन, टीवीएस मोटर, इक्विटास होल्डिंग, वोल्टास, हमारा राज्य बैटरीज जैसे तमाम नतीजे हैं जिन पर नजर रहेगी अगले हफ्ते के लिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स अगर देखें, रमजान के चलते आपको बता दें सोमवार के दिन भारतीय बाजार तो बंद रहेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ एक ट्रिगर्स है जिस पर ध्यान रहेगा। सोमवार के दिन दीपक फर्टिलाइजर का राइट इशू है, उस पर फैसला आना है, और साथ ही 25 मई यानी कि सोमवार के दिन से ही देश में घरेलू उड़ानें, डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं। गुरुवार की अगर बात करें, 28 मई को महीने का आखिरी गुरुवार है, इसलिए मई सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है जिस पर नजर रहेगी। और शुक्रवार 29 मई एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव लागू होने जा रहे हैं। 29 मई की क्लोजिंग से ध्यान रखिएगा ये बदलाव लागू होंगे। एनआईटी टेक्नोलॉजीज का बायबैक भी शुक्रवार को खुलने जा रहा है, 29 मई से 11 जून तक खुला रहेगा। और साथ ही Q4 जीडीपी के आंकड़े भारत के 29 मई को आते हुए हम देखेंगे। ओके, चलिए, तो ये अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, सचिदानंद जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का ये बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा है और अगले हफ्ते बाजार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।